अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है। नाज़रीन, हुकूमत के तख्ते उलटते ही या नई हुकूमत के आते ही हमारे यहाँ एहतसाब का धारा भी बदल जाता है। लोग कहते हैं कि एक यू टर्न आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तहत भी अब एहतसाब का धारा लोग कहते हैं बदल रहा है। अवाम पूछती है। इस हवाले से हमारे पैनलिस्ट क्या राय रखते हैं वो जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राना मकबूल साहब, सवाल इंट्रो के अंदर ही आ गया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो फंदा जो है मेरा ख्याल आप टाइट कर रहे हैं। FIA का जो है वो भी मामलात जो हैं आप कह रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी फंड्स के हवाले से। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब को कि उनको भी ECL में नाम डाल दिए। बदल रहा है ना धारा एहतसाब का। ये एक प्रोसेस है लॉ का। जो भी फैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें जो जो सब्सटेंटिव मटेरियल आया इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि स्टेट बैंक ने दिया, और फिर इसको स्क्रूटनी कमेटीज बाय ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एग्जामिन किया, और जो जो डिक्लेरेशन दिए गए और एसेट्स वगैरह जो सबमिट किया गया, जो जो उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी या डिस्टॉर्शन थी, उन सबको जो टेकअप किया गया, एनुमरेट किया गया। अब उसके तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो इसमें ये एक लीगल प्रोसेस है। अब दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। हर चीज़ जो है वो जानी कोर्ट में है, हर कोर्ट ने इसको स्क्रूटनाइज करना है। स्टार्ट तो आपने करना है ना जी, जुडिशियल स्क्रूटनी। राना साहब, जुडिशियल स्क्रूटनी तो बाद में आएगी ना। फाइनली वर्डिक्ट तो कोर्ट नहीं दे रहा है ना इस इशू के ऊपर, हर इशू के ऊपर। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं हम वो आपको सुनवाना चाहते हैं। राना साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कह रहे हैं, सुनवाइएगा जरा। लिबर्टी मार्केट से बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ मेरा ये सवाल है नायब से कि इन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ को पकड़ा, शहबाज शरीफ को पकड़ा, हमजा को पकड़ा, तो इन्होंने क्या किया है? आते हैं 2-4 दिन अंदर बाहर रखते हैं, अच्छे खाने देते हैं, खिला पिला के तो बाहर छोड़ देते हैं जी, जाएँ आप काम करें। वाम के लिए मेरा सवाल है कि उन्होंने। राना साहब, आपके लिए स्पेशली क्योंकि आप बात कर रहे थे ऐसी, तो हमने आपको सुनवा दिया। ये इंप्रेशन है लोगों का। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी वो यही कह रहे हैं। ये आपके एहतसाब के अमल का इंप्रेशन है। राना साहब देखें जी, बात सुने फैसल साहब, ये तो हर आदमी की अपनी ओपिनियन है, जो सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। ये सारा फैसला तो जुडिशल फोरम पे जाके होता है। जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए, तफ्तीशें हो जाएं, तो फिर उसका जुडिशल एनालिसिस भी होता है, तज्जिया भी होता है, उसके ऊपर फैसला भी होता है। और लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ी कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने आपको एटॉमिक पावर बनाया, उन्होंने आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उन्होंने आपको हाईवेज बना के दिए हैं, मोटरवेज बना के दिए हैं, वो आपके लिए CPEC लेके आए हैं, बलूचिस्तान में और पंजाब में जो है वो सड़कों का जाल बिछा दिया है, उन्होंने एनर्जी प्लांट्स लगाए थे। वो तो अलग बात है, मिस हैंडलिंग बाद में हो गई और फिर गड़बड़ हो गई, जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी वो नहीं संभाल सकी चीजों को। राना साहब, ये आर्गुमेंट ये नहीं था कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब करप्ट हैं। ये आर्गुमेंट नहीं है। एक आदमी अगर लिबर्टी में ये बात करता है तो 200 आदमी दूसरी तरफ बात करेगा। आर्गुमेंट सुन लेना, नॉट अ प्रॉपर क्राइटेरिया टू जज अ थिंग। राना साहब, आर्गुमेंट क्या क्रिएट किया उन्होंने? ये कहा कि आपके एहतसाब का अमल ऐसे ही है, पहले उनको पकड़ लिया था, आप इधर की तरफ आ गए हैं, कन्विक्शंस होती नहीं है, तो आप आपस के अंदर मिलाइन करते रहे एक दूसरे को। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो जो जायज़ है, तरीका ठीक है, उस पर कन्विक्शन होनी चाहिए। लेकिन देखना चाहिए कि अगर केस ही कंकॉक्टेड हों, मोस्ट ऑफ देम, और केस ही झूठे हों, जैसे राना सनाउल्लाह का केस देख लें, शायद खाकान अब्बासी का देख लें, इनका देख लें, मिफ्ता का देख लें, मियां नवाज शरीफ का केस देख लें। यानी वो पहला जो फैसला है, जज साहब खुद लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज बेगुनाह पाए गए हैं, देयर इज नो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। पेज नंबर 172 और पैरा नंबर 2 उसकी बशीर जज साहब की जजमेंट को देख लें आप।
ठीक है, मेदरा शहर की कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है जो से आते हैं शहर, तो कामरान शहर साहिबा चलते हैं। कामरान शहर साहिबा, एक आदमी का कहना हरफे आखिर नहीं है। शहर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पे डायल करें। शहर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आसिफ अली जरदारी साहब बहुत देर जेल में रहे, कन्विक्शन कहाँ है? आपके एहतसाब के अमल में दम नहीं है। अगर पहले ये होता रहा है तो आगे भी यही होगा। देखिए, बात ये फैसल ये भी देखना है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो किस जबर का शिकार हुए हैं, यानी ही हैज़ बीन अ विक्टिम। और इमरान खान साहब की तो पूरी सियासत जो है उसकी बुनियाद झूठ है, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है बड़े आसान हदफ थे, यानी जेल में बंद कर दिया, मुकदमे चला दिए, नैब बना दिया, प्रोपेगेंडा कर दिया। लेकिन क्या हुआ? अगर आपके कोई केसेस हकाइक पे मबनी होते तो जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाई चल रही थी, जितने जोश खरोश और जोर ज़बरदस्ती से चल रही थी, तो कुछ प्रूफ हो जाता। देखिए, बार बार जो है एक शख्स को इसलिए हदफ बनाया गया, पहले कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नुकसान पहुंचाना था तो आसिफ अली जरदारी साहब हदफ थे। जो उनके साथ जुल्म हुआ, जिस तरीके से उनकी ज़ुबान काटी गई, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार रखा गया, जिस तरह से जो है वो गुफ्तगू की ऑडियो टेप्स मंजर आम पे आई, हमने देखिए हालात बदले मगर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ सलूक नहीं बदला। यानी इमरान खान साहब वो शख्स है कि जो बैरून मुल्क भी गए तो उन्होंने जलसा इसलिए नहीं किया कि कौम को यकजा करें, उन्होंने इसलिए किया कि बता सकें कि अपने जो है सियासी मुखालिफिन को कैसे निशाना बनाएंगे, एसी निकाल देंगे, फ्रिज उठा देंगे, उनको इबरत का निशाना बना देंगे। तो ये प्रोपेगेंडा जो उन्होंने इस पूरी दुनिया में किया, आज पाकिस्तान उसके नताइज भुगत रहा है। और इमरान खान साहब ने जो 2014 का धरना स्टार्ट किया तो प्रोपेगेंडा था। किसकी गलती है कामरान शहर कामरान साहिबा, किसकी गलती है? निजाम की गलती है, अदलिया की गलती है, नैब की, एहतसाब के अमल की गलती है? गलती कलेक्टिव है फैसल, गलती कलेक्टिव है। एग्जैक्टली द पॉइंट जी। अगर कलेक्टिव है, कम नहीं हुई, अगर कलेक्टिव है तो फिर आप इमरान खान साहब के खिलाफ भी केसेस बना लीजिए, वही हाल होगा। फिर अगर आपके निजाम के अंदर दम नहीं है, गलतियों पे गलतियां करता है। देखें, बात ये है कि आप ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब कल भी लाडले थे और आज भी लाडले हैं। आप ये देखें कि वो इलेक्शन कमीशन जो उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला देता है, जो केस एक दिन नहीं 8 साल चला, जिसमें शवाहिद मौजूद हैं, जिसमें डिटेल्स मौजूद हैं, और उसके बावजूद उनके पेपर्स एक्सेप्ट होते हैं, तो हम ये नहीं बोलें कि वो कल भी लाड लेते। वो चलें, ठीक है। चीमा साहब, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? यानी उन्होंने पाकिस्तान का कोई इदारा बना रहे हैं ना जी, अब आप FIA का भी दायरा इख्तियार बढ़ा रहे हैं और आप लोग नाम भी ECL के ऊपर डाल रहे हैं। किस चीज की आप बात कर रहे हैं? आप इमरान खान साहब के केस के हवाले से ही बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब हर कानून से मुबर्रा है? नहीं जी, हमने ये नहीं कहा। हर कानून से क्वेश्चन इज कि अगर आपके एहतसाब के अमल में जुडिशियल प्रोसेस के अंदर झोल होगी और उसको घुमाया जाएगा तो फिर तमाम तर केसेस का नतीजा एक ही निकलेगा। मैं जमशेद चीमा साहब आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। जो केसेस बने हैं इमरान खान साहब के, बन रहे हैं, अभी उनकी शक्ल वाजे होती जा रही। फराह गोगी साहिबा के हवाले से, शहजाद अकबर के हवाले से अब बातें अब हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई हैं, नैब ने रिक्वेस्ट कर दी है। तो अब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगी ना जी, जेल जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने गवर्नमेंट के 2 बंदे बिठाए हैं, जो मुझे कहा गया था कि एक बंदा होगा और एक तजिया निगार होगा, और फिर 2 आप कह लें कि आगे बात मतलब 2 वर्सेस करके एक डजंट मेक सेंस। गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक बंदा होता है हमेशा। सो आई एम अंडर प्रोटेस्ट ओवर हेयर कि मतलब इट डजंट मेक सेंस। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें देखें, जो शहर कामरान साहबा बात कर रही थी, वो कह रही थी कि हम पे केसेस बनाए गए और जो इमरान खान साहब ने बड़ा नुकसान कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये केस सारे गिन लें जो जरदारी साहब पे बने या बेनज़ीर साहब पे बने, उसमें 95% कम अज कम
कम से कम 95% केसेस ऐसे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने या उनके हवारियों ने बनाए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, स्वाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो लास्ट FIA का केस है और एक नैब का केस है 12 अरब का और 4 अरब का, उसके अलावा ना 16 अरब और 8 अरब का है। सो उसके अलावा तमाम केसेस ऐसे हैं जो जरदारी साहब ने या जरदारी साहब की मुख्तलिफ गवर्नमेंट से बनाए हैं। सो अगर जरदारी साहब पे सारे केसेस जो बरी हो गए या NRO मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो बनाए नवाज शरीफ साहब ने थे और वाकई वो गलत है बकौल इनके, तो फिर आज आप इतने प्यारे क्यों बने हुए हैं? बहन भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, एक फैमिली है, बड़े समझदार हैं, मैच्योर हैं, प्रॉपर सियासतदान हैं, वजादारी है, सियासत आपको आती है, सारा कुछ आता है, और आप सारी उम्र एक दूसरे को गालियां देते रहे, नंगी तस्वीरें फेंकते रहे, आप एक करेक्टर असैसिनेट करते रहे, अंदर रखा, जूते मारे, जुबान काट दी, तशद्दुद किया एक दूसरे पे, तो भाई हम तो नहीं थे वो, हमने नुकसान कैसे कर दिया? हमने गलत क्या कह दिया? आप जूते एक दूसरे को मारें, गालियां एक दूसरे को दें, जुबान एक दूसरे की काटें, जेलों में दें, आपकी सारों की कमर खराब हो जाए, सारों की सेहत खराब हो जाए, सारे अस्पतालों में पड़े रहें, करने वाले जो हैं वो सारे इकट्ठे शहजाद और अभी भी मौजूद हैं जो मलिक रियाज साहब से वो मुलाकात कर रहे हैं लंदन के अंदर। पैसे की ट्रेल मौजूद है, 460 बिलियन रुपया एडजस्ट करवाया गया और फिर जमीन ली गई। फरागोगी साहिबा का नाम उसके अंदर मौजूद है और इमरान खान साहब की अहलिया का नाम मौजूद है, इमरान खान साहब का नाम मौजूद है। उसको कैसे आप अपनी फिक्र करें ना जरा यहाँ पे। यार मुझे फिक्र क्या करनी है कि आप देखें कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं कि आपने एक अल कादर ट्रस्ट जो है उसकी जमीन है तो कितने की है? 460 बिलियन, 460 बिलियन और अल कादर ट्रस्ट, इन दोनों का क्या तल्लक है? कितने की है वो जमीन? कितने कनाल है वो जमीन? कितने पैसे लगे हैं वहां पे? ये 460 बिलियन का क्या मतलब है? 460 बिलियन का अल कादर से क्या सुनने में गलती हुई? 460 बिलियन का अल कादर से क्या तल्लक है? फिर फिर शहजाद अकबर का अल कादर से क्या तल्लक है? अल कादर का शहबाज मतलब आप कह लें कि अल कादर का इससे शहजाद का क्या तल्लक है? सो बड़ी अजीब। मैं आपको वजाहत किए देता हूं, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको वजाहत किए देता हूं। 460 बिलियन, 460 बिलियन आपको पता है कितनी अमाउंट होती है? 460 बिलियन, इट मीन समथिंग। It does mean something. 460 अरब का अल कादर ट्रस्ट से क्या तल्लुक हो सकता है? मैं आपको बता ही देता हूं। कितनी वैल्यू? आपने मेरा ख्याल है हकायक पढ़े नहीं है केस के, इसलिए आप शायद थोड़ा सा तिल मिला रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये 460 अरब का पता नहीं कितना है। आपको 460 अरब का नहीं पता कितना होता है, और वो जमीन कितने की ये नहीं आपको पता। चीमा साहब, इस तरह आप फैक्ट्स को झुटला नहीं सकते हैं। इस तरह देखिए, 460 अरब रुपया तो उधर कराची वाली जमीनों के अंदर एडजस्ट करवाया ना इमरान खान साहब ने। अल कादर की तो ट्रस्ट की जो जमीन मिली, किसकी जमीनों में? वो मलिक रियाज साहब ने पैसे देने थे सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से आया। उसने 50 अरब उसमें से 460 उधर दिया। वो बिलियन था, वो अरब उधर आया। किधर दिया? मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फंड के अंदर गया। मतलब आप कह रहे हैं कि एक पार से परिंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मलीर वाली इमरान खान का क्या तल्लुक है? मलीर वाली जमीनों के हवाले से अंदाजा नहीं है ना? वो किसकी जमीन है? वो जमीन मलिक रियाज साहब की। आपने पैसे वापस किए ना जमीन नेशनल क्राइम में, वो तो आवाम के पैसे थे ना, सस्पिशियस थे ना, आपने पैसे वापस कर दिए। अवाम के पैसे गए किधर? आप बताएं, आपकी हुकूमत थी, आपने दे दिया। नहीं, आप कह लें कि अल कादर है जेलम में, वो कराची में कैसे चले गए? अभी आप अल कादर और जेलम की बात कर रहे हैं। अल कादर आपने फेवर ली ना, राना सनाउल्लाह साहब का बयान पढ़ लें। राना सनाउल्लाह साहब का बयान पढ़ लें। राना सनाउल्लाह क्या चीज है भाई? राना सनाउल्लाह क्या चीज है? आपके किस पैगंबर की बात कर रहे हैं? किस वली की बात कर रहे हैं? ब्रेक का वक्त हो रहा है भाई, वो क्रिमिनल है। उसका बयान पढ़ के मैं आपको जवाब दूं? राणा सनाउल्लाह का बयान पढ़ के मैं आपको जवाब दूं? क्या बात है? मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेड है ना जी। फरागोगी साहिबा ना बाहर चली जाती। मैं जरा ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साथ रहिएगा नाज़रीन।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चीमा साहब नाराज हो रहे हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि जो यूके से पैसे आए हैं उनका 460 अरब रुपए से क्या ताल्लुक है। ये 460 अरब रुपया वो पैसे हैं जो मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फंड में डालने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपने कराची मलीर कैंट के अंदर जो जमीन है वो आपने लोगों की हत्याई, आप पैसे वापस कीजिए। वो सेटलमेंट हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलें जी जो भी होता है कर लेते हैं। तो जो यूके से पैसे आए इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में 50 अरब रुपया 50 बिलियन रुपीस, वो उसके अंदर डाले गए, एडजस्ट किए गए, सुप्रीम कोर्ट की किस्त अदा की गई। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उसके बदले में अल कादिर ट्रस्ट की जमीन ली गई, फरागोगी साहिबा ने बेनिफिट लिए, और वो बनीगाला की जमीन की भी बात करते हैं, वो वहां भी ली गई है। मैं जरा वापस आता हूं चीमा साहब के पास, दोबारा हम जाएंगे। राना मकबूल साहब, बात हो रही है एहतसाब के अमल की, यहां पे पैसा जाता है अवाम के पैसों में से। कारकर्दगी आपके सामने है, आपके ख्याल में आप सब लोगों को मिल नहीं बैठना चाहिए? इस अमल से बेहतर नहीं है कि आप 10-10 साल पुराने नवाज शरीफ के केसेस खोलें, 15-15 साल पुराने जो हैं जरदारी साहब के केसेस खोलें और उसके बाद निकले कुछ ना? देखें जी फैसल साहब, आपकी बात तो बड़ी दानाई की है। मैं तो हमेशा इस चीज़ के हक़ में रहा हूँ कि जो बात मसला गुफ्तगू से हल हो सकता है और सलूशन निकल सकते हैं, वो झगड़े से और दबके मारने से, जैसे चीमा साहब मार रहे हैं, दबके मारने से हल नहीं होता मसला, हाँ इससे ख़राब होता है। मैं आप चीमा साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं PTI में, लेकिन ये बातों की तस्दीक करके बात क्यों नहीं करते? ये जो बातें करते हैं जी, जो फलानी जगह फलां हो गया, और ये जो केसेस हैं ये सारे पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। ये जो जज बशीर ने ट्राई किया है, जिसमें पहले उसने 162 नंबर 72 नंबर सफ़ा पे और पैरा नंबर 2 में क्विट किया है मियां नवाज को और मरियम नवाज को, आखिर में जाके वो सरीना वाले इशू की आपको पता ही, उस पर उसको कन्विक्ट किया है। ये केस किसने, जरदारी साहब ने बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। और जब ये आप वो ज़िंदा हैं अभी जावेद हाशमी साहब, उसने क्या कहा था कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और जब इमरान खान साहब ने उनको बताया था कि इस तरह किया जाएगा, तो उसी तरह डिस्क्वालीफाई किया गया ना। वो भी पीपल्स पार्टी ने बनाया था। चीज़ों की तस्दीक कर लेनी चाहिए। ये जो क्राइम एजेंसी ने किया है, वो पैसे रिकवर किए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आने थे, वो आपको पता है कहाँ गए हैं। अब चीज़ें कुछ छुपने वाली हैं, तो इसलिए चीज़ों को फेस करें आप। अगर कोई पार्लियामेंट टेबल पे नहीं बैठ सकते तो फेस करें। इसमें गुस्सा हो के और डांट टपट क्यों करते हैं आप एंकर्स की और दूसरे लोगों की? नहीं जी, उनको तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपना नहीं, वी अलाउ दैट जी, अपनी बात वो करें, लेकिन दलील के साथ करें। नहीं, उनको इस्तेकाक है, लेकिन इससे बड़ी बैड फीलिंग, बदबदगी होती है जी। बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मैं राना साहब बात यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, फंसे नहीं रहना चाहते। ये हुकूमत के एहतसाब का अदारा है, यहाँ अवाम के टैक्स पे करोड़ों रुपए लिए हैं, ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं? ये बुखारी साहब पूछ रहे हैं, जरा हम सुनवाना चाहते हैं। है। और मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा हुकूमत से कि ये जो एहतसाब का इदारा जो है इनका, जहाँ इन्होंने करोड़ों रुपया आवाम की तनख्वाहों से टैक्स की मद में जो लिया हुआ है, ये सब कहाँ पे है? सहर कामरान साहिबा, आपकी हुकूमत में भी बड़ी शद्दोमत से वो क्या बनाया था आपने, नाम चेंज करके काफ़ी सारे पैसे दे के, तो ये पैसे कहाँ से जाते हैं? एहतसाब ब्यूरो को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, कहाँ से आते हैं? देखिए, हमने तो उससे कहा था कि नैब एक जो है वो पॉलिटिकली टारगेटिंग करने का इदारा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जब ख़त्म होने की बात होती है तो एक जो है नो ट्रस्ट जो है, जितने भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं फेडरल हुकूमत के वो या सूबाई हुकूमतों के, उनके ख़िलाफ़ सामने जो है आ जाता है और प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कि ये इदारे जो है किसी न किसी की हर वक्त में ज़रूरत रहते हैं, ठीक है ना। अब जो बात चीमा साहब कह रहे हैं, मैं तो सोच रही थी कि उनके लहजे की तलखी कह रही है, क्या NRO मांग रहे हैं? इमरान खान साहब जो है, जो शहबाज गिल की बात कर रहे हैं, क्या NRO मांग रहे हैं? देखिए, बात यह है कि आपको तो पार्लियामेंट है, आके बैठे पार्लियामेंट में बात करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ तय होनी है, आप जो 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो एक नशिस्त जो है उस पर तो आके बैठे। आपने तो पार्लियामान का जो है, मैं समझती हूँ जितना इस्तेकाक मजरू किया है, अभी भी जिस तरीके से ये मैनोवरिंग है,
यानी एक शख्स को अपनी पार्टी के अंदर किसी शख्स पे एतमाद ही नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सकता है, इसलिए वो जो है मैं समझती हूँ ये भी मैनोवरिंग है। फिर नहीं पूछेंगे कि ये क्या आवाम के टैक्स का पैसा नहीं है जो 9 इलेक्शन में ज़ाया जाएगा, और उसके बाद ये फिर 8 सीटें छोड़ेंगे। क्या ये आवाम के टैक्स का पैसा नहीं था जो BRT पेशावर पे गया? क्या आवाम के टैक्स का पैसा नहीं था जो मालम जब्बा पे गया? क्या ये आवाम के टैक्स का पैसा नहीं था जो खाद बीज माफिया की नज़र हो गया? क्या ये आवाम के टैक्स का पैसा नहीं था जो रिंग रोड स्कैंडल में गया? क्या ये आवाम के टैक्स का पैसा नहीं था जो कि इनके तमाम करप्शन केसेस में सामने आया, जिसमें जो है वो आटा गायब, चीनी गायब, दुनिया में पेट्रोलियम सस्ता हुआ तो हमारे यहाँ पेट्रोल गायब, अद्वियात जिसके अंदर आपको जो है कोविड के अंदर जो है आपको जो है मिसअप्रोप्रिएशंस मिली, बिल्कुल पैसा था। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसी को टारगेट नहीं बनाना चाहिए और टारगेट चीमा साहब को शहर इन्वॉल्व कर लूं, नहीं होने चाहिए शहर में चीमा साहब को इन्वॉल्व कर लूं। चीमा साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद रिटायर्ड जो चले गए, अब उनकी जगह सुल्तान साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब आ गए। अब आपको उनके हवाले से जो हैं बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। पहले ऑपोजिशन कहती थी कि आप जावेद इकबाल साहब को इस्तेमाल करते हैं। चीमा साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जो आप कह रहे हैं कि इशू मेरा ये है कि जो जुर्म मैंने किया ही नहीं उसका भी साहब मुझसे पूछा जा रहा है। देखें, जरदारी साहब की जुबान काटी गई, जरदारी साहब को मारा गया, तो वो यहाँ बैठे हुए इस वक्त प्रोग्राम में राणा साहब बैठे हुए, उन पर इल्ज़ाम था, ठीक है, वो सेनेटर बन गए, सेनेटर उनको बना दिया गया इस इनाम में, ठीक है, और रहमान मलिक साहब ने जो किया उसके बदले में उनको सेनेटर बना दिया गया। उसका जवाब मुझसे मांगते हैं कि मैं बड़ा बदतमीज हूँ, मुझसे मांगते हैं कि जी मैंने बड़ा काम खराब कर दिया है, मुझ में वजादारी नहीं है। देखें, जब मैं इस और फिर साफ कहते हैं मैं झूठ बोलता हूँ भाई। देखें सर एक मिनट, राणा साहब एक मिनट, खुदा का और यार जब करो, क्या बात कर रहे हो? ठेका लिया हुआ है। चीमा साहब, मुंह बंद करो, क्या बात कर रहे हो? चीमा साहब प्लीज अपनी बारी पे बात करो। राणा साहब, आई रिक्वेस्ट प्लीज अपनी मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं, बड़ा आदमी बना फिरता है। राणा साहब और चीमा साहब, राणा साहब और चीमा साहब, खुदा का खौफ। ब्रेक पे जाएं जी, बंद करें जी प्रोग्राम, अब ब्रेक पे जाएं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि बात अगर दलील से की जाए, अगर एहतसाब के अमल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी झोल है उसके अंदर, आप आपस में मिल बैठें, खुद डिसाइड करें, आवाम जो है इलेक्शन के अंदर खुद बात कर लेंगे। मैं आपसे राना मकबूल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो तमाम तर मकसद हमारे शो का था, लोगों के पैसे लग रहे हैं जी, लोगों की नजरें सियासतदानों के ऊपर हैं जी, और लड़ाई झगड़े जो है खत्म होने का नाम नहीं लेते। कब आएगा ऐसा वक्त? आप हुआ ये है कि आपके सामने PTI ने पार्लियामेंट छोड़ दी। अब जो है जो भी लॉज बने हैं, लॉ मिनिस्टर और बाकी लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की है, और अब वो चैलेंज हुए हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, और चैलेंज भी PTI ने किया है। अब वहाँ से पता चल जाएगा कौन सा लॉ जो है गलत है, कौन सा लॉ फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, कौन सा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ख़िलाफ़ है, और कौन सा लॉ जो है वो रिपग्नेंट है टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अदारा तो कोई नहीं ना, वो डिटर्मिन कर देंगे कि ये किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको डिलीट करनी है, तो इशू सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं कि मिल बैठने जैसी तो बात ही कोई नहीं है, और अगर कंसेंसस के साथ को बात हो जाए तो नथिंग लाइक दैट इज़ द आइडियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ये देखें, आप ये तो गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए ये नहीं है, ये इमोशन से बात तो होनी नहीं है, ये डिस्पैशनेटली करना पड़ता है चीज़ों को। तो अगर कोई ऐसा फोरम बना लेते हैं, मैंने तो हर इंटरेक्शन में ये कहा है कि चलो आपकी नंबर 1 लीडरशिप जो है वो नहीं बैठना चाहती किसी टेबल पे, तो आप कम से कम एक जो आपके सीनियर्स हैं उनकी एक कमेटी बना दें, दूसरे लोगों को भी पैगाम भिजवाएं, बीच में अच्छे लोग भी हैं जो आर्बिटर्स बन सकते हैं मीटिंग। मैंने तमाम इनकी लीडरशिप जो है जो इंटरेक्ट करती है हमारे साथ, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि लेकिन चीमा साहब से आपकी बात नहीं हो सकी, मेरा ख्याल है। चीमा साहब, मेरा ख्याल है आपसे इनकी बात नहीं हुई मिल के बैठने वाली। चीमा साहब के सामने, ओह, चीमा साहब के सामने तो मैंने कुछ 10 दफ़ा ये बात की है, और चीमा साहब ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया है, इन्होंने कि होना चाहिए। राणा साहब और मैं, राणा साहब और
राणा साहब और मैं दोनों इस बात के हामी हैं। मैं बेसिक जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, अभी बात कर रहे थे राणा साहब के या अपना सैफ साहब अभी कि जो नवाज शरीफ साहब जिस केस में आप कह लें नाअहल हुए, वो केस इनके अपने दौर में बना था। वो आप कह लें क्या नाम है, वो बाद में बने, क्या नाम है, हकान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म में, या इनका अपना दौर था। हमारे दौर में वो केस भी नहीं बना था। सो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि देखें, ये जितना कुछ भी अभी तक नैब में है उसमें हमारा तो शायद कोई 2%, 3%, 5% होगा, बाकी सारा आपका अपना है। प्लीज आप इस बात को, बैठने वाली बात ठीक है, इंतकामी कार्रवाई ना ठीक हो वो ठीक है, चीजें ट्रांसपेरेंट हो वो ठीक है, हम आपके साथ हैं, बैठने जैसी तो कोई बात भी नहीं है, डायलॉग जैसी तो कोई बात भी नहीं है। लेकिन हम पे ऐसा इल्जाम ना लगा दिया करें कि जो चीजें करें आप आपस में, आप बहन भाई बन जाएं, आप वफादार भी बन जाएं, खानदानी भी बन जाएं, सियाने भी बन जाएं, और किया तरह आपका अपना हो और हमें कह दें, ये बड़ी बड़ी ज्यादती की बात है। और देखिए, फिर मैं अगर हिस्ट्री ठीक नहीं करूंगा, आप मुझ पर 25 इल्जाम लगा के साथ कह दे मैं झूठ बोलता हूं, तो फिर मैं कहूंगा तो सही यार कब क्या हुआ। अब मैंने हिस्ट्री तो ठीक करनी है, वो हिस्ट्री ठीक करें तो आप कहें मैं गुस्से में आ गया हूं। बस सर, मैं गुस्से में नहीं आ गया, मैं हिस्ट्री ठीक कर रहा हूं, मैं दलील दे रहा हूं, मैं आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। आज थोड़े से मेरा ख्याल है गुस्से में लग रहे थे शुरू से ही। मेरा ख्याल है आप बात भी शुरू आपने जिस अंदाज से की। नहीं देखें, फ्रैंकली नहीं मैं शकील साहब आपको पहली बात बताऊं। पहली बात यह है कि देखें, इसमें यू कैन से कि इस वक्त गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है 50 अरब हो या 460 अरब हो, ये अमाउंट को छोटी तो है नहीं, इवन 2 अरब को छोटी अमाउंट तो है नहीं। ये जहां भी जाएगी पकड़ी जाएगी, उसका खुरा होगा। वो किसके पास गई है, कैसे गई है, वो गवर्नमेंट के पास उसका सारा कुछ मौजूद है, ट्रैक रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट इनके पास है। गवर्नमेंट जब मौजूद है, स्टेट बैंक भी है, दूसरे FIA भी है, नैब भी है, बाकी अदारे भी हैं, उसकी आके ला के मुझे दे दें कि सर ये लेके आए थे शहजाद अकबर साहब, ब्रीफकेस में डाल के ले आए थे, फलां जगह देनी थी, दे फलां जगह दी है, तो मुझे समझ लग जाए। अगर आप उसे 460 अरब पहले बोले, फिर आप बोले कि जनाब वो अल कादर, इन दोनों का क्या तल्लक है, फिर आप उसे ले जाए कराची में, कुरंगी में, तो देखें, मैं कहता हूं कि आपके पास हुकूमत है, आप सामने ले आए और हम कोई बनती जुड़ती बात करें। मैं गूंगा नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं सियाना आदमी हूं, मुझे पता लग जाएगा आप कहां से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो कंकाक्टेड की बात राणा साहब ने की, मैं कंकाक्टेड की बात कर रहा हूं कि इस तरह की स्टोरी ना बनाएं। वो कोई साफी हो, वो कोई सियासतदान हो, उसे इस तरह बात नहीं बनानी चाहिए। आपके पास कोई चीज है, आप मुझे कहेंगे राणा सिन्हा का बयान, तो आपको पता है, मुझे भी पता है, लिहाजा कोई चीज दे मुझे। मीडिया ट्रायल नहीं है, ये बात है किसी ट्रेल की। किसी मुस्बत नतीजे नुक्ते पे आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपका एहतसाबी अमल, मैं एहतसाब के अमल के हवाले से मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, मैं हामी हूं, लेकिन उसके अंदर जान नहीं होगी तो फिर यही होता है। मैं कामरान साहब इत्तेफाक करता हूं जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं जी फैसल। देखिए, बात ये, आप जो बात अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर शवाहिद हो हर उसके बाद दर्ज। लेकिन समझती हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, आप समझ रहे हैं कि आवाम का पैसा में कहती हूँ सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो माशरे के अंदर पोलराइजेशन और नफरत और ये जो तहजीब की तलखियाँ और ये जो बदतमीजी और बदतहजीबी इन्फ्यूज हुई है, ये हमारी शायद आइंदा आने वाली नस्लों को जो है उस पर इम्पैक्ट करेगी और इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मुझे सबसे जो है ना एक बात की तकलीफ होती है, जब इस किस्म की शोर से हम आते हैं तो बजाय हम लॉजिकल गुफ्तगू करें, बजाय कि हम अपने लहजों को कंट्रोल करें, हम जो है वो एक नई किस्म की रिवायत डालते हैं जिससे कल को हम अपने फैमिली के सामने शर्मिंदा होते हैं। मुझे नहीं पता कि शायद ये तरीक़ेकार होगा गुफ्तगू का, लेकिन यहाँ पे आर्गूमेंट जाते हैं। एक इतनी नफरत हमारे माशरे में आ गई, यानी सियासी इख्तलाफ होना अलग बात है, नफरतें होना अलग बात है, लहजे के अंदर बदलिहाजी होना अलग बात है, बस तहजीबी होना अलग बात है। आपकी बात बिल्कुल। ये जो नुकसान है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है, इसलिए कि पाकिस्तान का कोई इदारा महफूज नहीं, चाहे वो अस्करी इदारा हो, चाहे हमारी अदलिया हो, चाहे हमारे अवाम हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे खवातीन हो। और ये एक अलमिया है, मैं समझती हूँ कि इसका जितना नुकसान पहुंचा है उस करप्शन की भी कोई ना कोई होनी चाहिए। इर्रेपरेबल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। जमशेद इकबाल चीमा साहब,
सहर कामरान साहिबा और सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपके अंदर बात सुनने और बात करने की जो हौसला, तमीज़, तमद्दन नहीं रहेगा तो माशरे के जो हैं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बात हम शुरू में ये करना चाह रहे थे कि जो 50 अरब रुपया वापस आया यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी का, वो सुप्रीम कोर्ट के फंड में जमा करवाया गया, क्योंकि 460 अरब रुपए मलिक रियाज साहब ने देने थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। चीमा साहब को ये बात समझ नहीं आ रही थी और वो कह रहे थे कि आप क्या कलाबे मिला रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत कह रही है कि ये पैसा जो है इसके बदले इमरान खान साहब ने पैसे नहीं लिए, ज़मीन ली है फरा गोगी साहिबा ने, उनकी अहलिया ने, और इमरान खान साहब ने बेनिफिट्स उठाए। ये बात हम कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।